अगर दोस्तों आपके पास एक लैपटॉप है और उसमें आप चाहते हो अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करना, रिप्लेस करना या फिर एक नया ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना, तो ये तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा। पर एक तरीका है जो कि है एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करना। पर इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने लैपटॉप में एक एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई सभी बातों को डिस्कस करूंगा जो आपको जाननी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे और पूरा का पूरा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे किया जाता है। उसका जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में ही उस ग्राफिक्स कार्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो जीपीयू है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ लगा दिया जाता है। और जो जीपीयू होता है वो रिप्लेसेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सीपीयू की तरह ही बीजीए पैकेज में होता है, मतलब कि मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली उसको सोल्डर कर दिया हुआ रहता है। जो लैपटॉप की मदरबोर्ड है उसमें उसको डायरेक्टली सोल्डर कर दिया हुआ रहता है। एज ए नॉर्मल यूजर आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप जानते हो कि किस तरीके से इनको बदला जाता है तो आप इसको बदल तो सकते हो उसी सेम कंपोनेंट से। अगर आप कोई और कंपोनेंट यूज़ करते हो, मतलब कोई और जीपीयू यूज़ करते हो, उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करते हो तो वर्क नहीं करेगा। अब दोस्तों लैपटॉप में कोई डेस्कटॉप की तरह पीसी एक्सप्रेस की एक 16 स्लॉट तो नहीं होता है, पर बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस हैं लैपटॉप में जहाँ पे आपको पीसी एक्सप्रेस की लेन्स मिल जाएगी, जैसे कि थंडरबोल्ट पोर्ट, NVMe SSD की स्लॉट और वाईफाई अडेप्टर की स्लॉट। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट की। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल टेक्निक है। इसके जरिए अगर आप एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करना चाहते हो तो 99% चांस है कि वो वर्क कर जाएगा। पर बाकी के जो दो टेक्निक्स है वो उतना रिलायबल नहीं होता है। कुछ केसेस में वर्क करता है, कुछ केसेस में नहीं करता है। अब कब करता है कब नहीं करता है ये सारी बातें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। थंडरबोल्ट 3 में जनरली आपको पीसी एक्सप्रेस की 4 लेन्स देखने को मिलती हैं। अगर दोस्तों आपको थंडरबोल्ट पोर्ट को यूज करना है एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के लिए तो आपको अलग से एक थंडरबोल्ट 3 बेस्ड जीपीयू डॉक खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस तो ऐड हो ही जाएगी। इस टेक्निक से अगर आप ग्राफिक्स कार्ड को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो आप अपने ग्राफिक्स कार्ड की 100% पावर को तो यूज़ नहीं कर पाओगे, उसमें आपको 10 to 15% की रिडक्शन देखने को मिलेगी। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि उस ग्राफिक्स कार्ड की पावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ किया जाए, तो आपको एक अलग से डिस्प्ले लेना पड़ेगा, मतलब आपको एक मॉनिटर उस ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप की डिस्प्ले को यूज़ करते हो एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के बाद तो बिकॉज ऑफ द डेटा लूपिंग आपको 20% to 30% परफॉर्मेंस में रिडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थंडरबोल्ट वाला टेक्निक बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर बाकी के जो दो तरीके हैं NVMe SSD के स्लॉट के जरिए और वाईफाई अडेप्टर के स्लॉट के जरिए, ये दोनों टेक्निक्स बहुत ही सस्ते हैं पर उतना रिलायबल नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला दिक्कत तो स्लॉट में ही आती है। डिपेंडिंग अपॉन द लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, वाईफाई अडेप्टर एंड NVMe SSD की स्लॉट अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा स्लॉट यूज हुई है। अब जैसा कि इस इमेज में देख ही सकते हो कि यही 6 तरीके के M.2 स्लॉट्स होते हैं, कि A स्लॉट, कि B स्लॉट, कि E स्लॉट, कि M स्लॉट, कि B+M स्लॉट एंड कि A+E स्लॉट। अब दोस्तों आप कैसे चेक करोगे कि आपके लैपटॉप में जो NVMe SSD लगी हुई है या फिर जो वाईफाई कार्ड है वो कौन से स्लॉट को सपोर्ट करता है, मतलब वो कौन से स्लॉट में कनेक्टेड है। बहुत ही आसान है, आप सिंपली उसको निकालिए और उसकी जो छोटे से सेक्शन है उस छोटे से सेक्शन की कितने पिन्स है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइड उस लैपटॉप में ऊपर की तरफ था, मतलब आपकी तरफ था, वही साइड आपको ऊपर रखनी है। उसके बाद आप इस नॉच की लोकेशन को देखिए और साथ ही जो छोटा सा सेक्शन है इसमें कितने पिन्स है वो आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद आप इस चार्ट के साथ उसको मिला लीजिए और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में M.2 की कौन से स्लॉट यूज़ हुई है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि लैपटॉप्स में जितने भी M.2 स्लॉट्स यूज़ होती हैं उन सभी में पीसी एक्सप्रेस की लेन्स एलोकेटेड नहीं होती हैं। आप इस चार्ट को देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा।
अगर दोस्तों थंडरबोल्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इसी तरह के सस्ते टेक्निक को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको जनरली दो तरह के कनेक्टर ऑप्शन मिलेगी। कुछ में आपको की ई कनेक्टर मिलेगा जो आपको M.2 की ई स्लॉट में प्लग इन करना है। कुछ में आपको की एम कनेक्टर मिलेगा जो आपको M.2 की एम स्लॉट में कनेक्ट करना है। ऑल्दो कुछ ऐसे GPU डॉक्स भी आपको मिल जाएंगे, थोड़े से रेयर है पर मिल जाते हैं, जिसमें की A+E कनेक्टर होता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, इसमें अगर मैं NVMe SSD की स्लॉट को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता हूं एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करके, तो मुझे एक ऐसा GPU डॉक ढूंढना पड़ेगा जो कि A+E या फिर E कनेक्टर को ऑफर करता हो। उसी कनेक्टर को मुझे अपने लैपटॉप की जो वाईफाई कार्ड है उसको निकाल के उसके स्लॉट में प्लग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा कैच है जो आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। आप जब एक्सटर्नली ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक ऐसा डॉक ही परचेज करना चाहिए, अगर आपके लैपटॉप में ऑप्शन है तो, जिसमें PCI एक्सप्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा लेन्स हो। जैसे कि अगर मैं की एम को यूज़ करता हूँ, की एम स्लॉट को यूज़ करता हूँ, तो मुझे PCI एक्सप्रेस की 4 लेन्स मिल जाती हैं। इससे बैंडविड्थ अच्छा होगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐड हो जाती है। लैपटॉप में जो M.2 स्लॉट्स होते हैं, इसमें जो PCI एक्सप्रेस के लेंस होती हैं, बहुत सारे केसेस में ये लेंस डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। उसकी जगह पे ये लेंस कनेक्टेड होती है चिपसेट के साथ। अगर चिपसेट के साथ ये लेंस कनेक्टेड होगा तो एक्सटर्नली जो ग्राफिक्स कार्ड आप कनेक्ट करोगे इन स्लॉट्स के जरिए, इन M.2 स्लॉट्स के जरिए, वो वर्क नहीं करेगा। एनीवे, अगर आप M.2 वाले GPU डॉक लेते हो तो इसके साथ आपको एक पावर सप्लाई भी लेना पड़ेगा। आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक पावर सप्लाई भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास पुराना कोई पावर सप्लाई पड़ी हुई है डेस्कटॉप कंप्यूटर की तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कोई ATX पावर सप्लाई भी परचेस कर सकते हो जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। वो अगर आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। पावर सप्लाई में उतना लिमिटेशन नहीं है कि यही पावर सप्लाई चाहिए, वही पावर सप्लाई चाहिए, पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो ग्राफिक्स कार्ड आप कनेक्ट कर रहे हो उसका पावर डिमांड वो पावर सप्लाई पूरा कर पाए। बात रही दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो अगर आपने एक ऐसा GPU डॉक परचेस किया है जो PCI एक्सप्रेस की 4 लेंस को यूज़ कर सकता है और आपका लैपटॉप भी 4 लेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसमें 3060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 85% to 90% परफॉर्मेंस मिल जाएगी। उस ग्राफिक्स कार्ड की 85% to 90% परफॉर्मेंस मिल जाएगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपको एक अलग से मॉनिटर उस ग्राफिक्स कार्ड के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी आपको इतना परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो 3080 या फिर 3090 जैसे ग्राफिक्स कार्ड को परचेस करने की, तो ये मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसे ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ आप काफ़ी सारा पावर लूज कर दोगे। अब सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड होने से ही तो बात बनेगी नहीं, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा CPU है। अगर CPU की वजह से ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक होती है तो क्या हालत होगा, वो आप इस वीडियो से जाके एक बार देख सकते हो। इसी के साथ बात आ जाती है रैम की। अगर आपके लैपटॉप में बहुत ही कम रैम लगी हुई है, फॉर एग्जांपल 4 GB या फिर 8 GB, तो आपको उसको अपग्रेड करके 16 GB एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रैम आपके लैपटॉप में लगी हुई है बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको एक और रैम स्टिक परचेज करनी है। एंड ऑब्वियसली आपको ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट्स अवेलेबल हो। अगर एक है तो उसमें तो रैम लगा हुआ ही होगा, तो आप एक और रैम नहीं लगा सकते। इसी के साथ आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो आप एक्सटर्नल GPU डॉक कनेक्ट कर रहे हो उसमें केबल किस तरीके से आप मैनेज करोगे। अगर केबल आप गंदे तरीके से मैनेज करते हो तो अगर किसी भी वजह से उस केबल में आपका हाथ लग जाए या फिर वो केबल खींच जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ग्राफिक्स कार्ड खराब हो सकता है, GPU डॉक खराब हो सकती है, या फिर इवन आपका लैपटॉप भी खराब हो सकती है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं एक और बात आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि जब भी आप एक्सटर्नल GPU डॉक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप थंडरबोल्ट वाला ले रहे हो या फिर M.2 वाला ले रहे हो, उसमें आपको एक एक्सटर्नल एक डेडिकेटेड मॉनिटर यूज़ करनी है। लैपटॉप की जो मॉनिटर है उसका आपको यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। फाइनली दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा ट्रैवल शूटिंग टिप दे देता हूँ। अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपके केस में जो GPU डॉक है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार
ट्राई कर सकते हो कि आप अपने लैपटॉप की एक बार बायोस अपडेट करके चेक कीजिए। अगर वर्क कर जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं करता है तो आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को डिसेबल करके चेक कर सकते हो, CPU की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को डिसेबल करके चेक कर सकते हो। अगर इस दौरान भी काम नहीं करता है तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स जो है आपके लैपटॉप की अगर है तो उसको भी डिसेबल करके चेक कर सकते हो। अगर उसमें भी फेल हो जाती है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए फेल हो गया। यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो M.2 स्लॉट आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो PCI एक्सप्रेस की लेंस है वो CPU के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। तो बस दोस्तों, मैंने एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड को लगाने से रिलेटेड जितने भी बातें हैं सब कुछ आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। और अगर मैंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।